गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे डॉक्टर डीपी मुखर्जी की परंपराओं के द्वंद्व की अवधारणा, और इसी संदर्भ में आज हम देखेंगे परंपराओं के द्वंद्वात्मक प्रारूप। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज में पाई जाने वाली परंपराओं के अध्ययन हेतु जो द्वंद्वात्मक प्रारूप बताए हैं, उनमें पहला है लघु एवं वृहद परंपराओं में संघर्ष। डीपी मुखर्जी का मत है कि भारतीय समाज में दो प्रकार की परंपराएं विद्यमान हैं, एक लघु और दूसरी वृहद। लघु परंपराएं अलिखित होती हैं, उनकी उत्पत्ति संस्कृत साहित्य में नहीं है वरन स्थानीय स्रोतों में मिलती है। वे परिष्कृत नहीं होती, उनका फैलाव क्षेत्र सीमित होता है। और दूसरी ओर ऐसी परंपराएं जो लिखित हैं, जिनका उल्लेख हमें भारत के शास्त्रीय ग्रंथों रामायण महाभारत उपनिषद में मिलता है, जो परिष्कृत हैं और जिनका फैलाव संपूर्ण भारत में हमें देखने को मिलता है। तो मुखर्जी का मानना है कि भारत में इन दोनों ही परंपराओं में द्वंद्व पाया जाता है और वृहद परंपरा से द्वंद्व के फलस्वरूप लघु परंपराएं जन्म लेती हैं। तो भारतीय संस्कृति की वृहद परंपराओं का विरोध भी भारतीय समाज में विद्यमान विरोधी शक्तियों द्वारा किया जाता है। हम उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत की ब्राह्मण परंपराओं के विरोध स्वरूप ही नानक, नामदेव, तुकाराम, कबीर, चैतन्य, दादू दयाल ने सुधारात्मक संप्रदाय चलाए। 19वीं शताब्दी में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन आदि ने परंपराओं के विरुद्ध सुधारात्मक आंदोलन चलाए। तो इस प्रकार से भारत में लघु और वृहद परंपराओं में द्वंद्व चलता रहता है। दूसरा, पुनर्जागरण की श्रृंखलाएं। डीपी मुखर्जी भारतीय परंपराओं के अध्ययन हेतु भारत में पुनः जागरण के आंदोलनों एवं प्रयासों का अध्ययन करने का सुझाव देते हैं। उनकी मान्यता है कि भारत में पुनर्जागरण का प्रारंभ केवल 19वीं शताब्दी में ही नहीं हुआ वरन यह तो वैदिक काल से चला आ रहा है। वे लिखते हैं कि 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण केवल एक है, जो कि भारत में पुनर्जागरण की श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। हम कम से कम पहले के 5 प्रमुख कालों को जानते हैं जिनमें परिवर्तन हुए हैं और सभी में नवीन जन के लक्षण मिलते हैं। भारतीय परंपराओं में संघर्ष के आधार पर मुखर्जी ने भारतीय समाज के इतिहास को 6 भागों में बांटा। पहला वैदिक आर्यकाल, दूसरा बुद्ध काल, तीसरा गुप्त काल, चौथा हर्ष एवं विक्रमादित्य काल, फिर मुस्लिम यानी भक्ति काल और फिर अंतिम ब्रिटिश काल। आपने इन कालों की परंपराओं तथा उनमें होने वाले संघर्षों, अनुकूलन एवं परिवर्तन की विवेचना प्रस्तुत की है। तीसरा, उन्होंने बतलाया उच्च एवं निम्न परंपराओं में द्वंद्व। टर्नर ने परंपराओं को उच्च एवं निम्न 2 भागों में विभक्त किया। ये दोनों परंपराएं भी मुखर्जी की द्वंद्व से ही गुजरती हैं। उच्च परंपराएं परिवर्तन के दौरान नीचे धरातल पे आ जाती हैं तथा निम्न परंपराएं उच्च शिखर की ओर अग्रसर होती हैं। इस प्रकार से समाज में परंपराओं को आरोहण एवं अवरोहण क्रम चलता रहता है और इसी प्रक्रिया के दौरान उनमें संघर्ष, सामंजस्य, अनुकूलन, परिवर्तन और समन्वय स्थापित होता है। तो इसका अध्ययन भी भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा किया जाना चाहिए। चौथा, उन्होंने बताया आंतरिक एवं बाह्य परंपराओं में द्वंद्व। डीपी मुखर्जी लिखते हैं कि भारतीय समाज में समय समय पर भारतीय परंपराओं एवं बाह्य परंपराओं के बीच द्वंद्व और संघर्ष चलता रहता है। भारत में प्राचीन काल से ही आक्रमणकारी के रूप में शक, हुन, कुषाण, मंगोल, मुसलमान, अंग्रेज आते रहे, जिनकी परंपराएं भारत की मूल परंपराओं से भिन्न थी। इनका संघर्ष भारतीय परंपराओं से हुआ और उसके फलस्वरूप भारतीय परंपरा परिवर्तन, अनुकूलन एवं समन्वय की प्रक्रिया से गुजरी। तो इस तरह अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय पर पश्चिमी संस्कृति का अधिक प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक, शैक्षणिक सभी संस्थाओं में परिवर्तन हुआ। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का विस्तार हुआ। भारत में समाज सुधार के आंदोलनों का पुनर्जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पश्चिम के प्रभाव के कारण भारतीय समाज में व्यक्तिवाद का उदय हुआ और स्वतंत्रता की भावना एवं विदेशी शासन से मुक्ति के विचारों ने जन्म लिया। इस काल में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सब जो समाज सुधारक संस्थाएं थीं, ये आए। तो इस तरह डीपी मुखर्जी ने समाज और संस्कृति में निहित परंपराओं के आपसी द्वंद्व का उल्लेख किया। उन्होंने भारतीय इतिहास को कालक्रम में विभाजित करते हुए परंपराओं के द्वंद्व को 5 युगों में विभाजित किया: आर्यकाल, बुद्धकाल, गुप्तकाल, हर्ष एवं विक्रम काल तथा भक्ति काल। इन सभी युगों में प्रचलित परंपराओं का उस समय के मूर्धन्य लोगों ने विरोध किया, इनमें सुधार के प्रयत्न भी किए। 5वां, परंपरा एवं आधुनिकता में द्वंद्व।
मुखर्जी ने परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व का भी उल्लेख किया है। आपने इन्हें क्रमशः वाद और प्रतिवाद के रूप में दर्शाया। दोनों के संघर्ष से ही आधुनिकीकरण पनपता है, जो दोनों का समन्वय भी है। तो उनका मानना है कि आधुनिकीकरण को समझने के लिए परंपरा को समझना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान का अध्ययन भूतकाल के संदर्भ में ही किया जा सकता है। थैंक यू।